गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने उनके सिद्धांत, उनके शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि, शिक्षार्थी अनुशासन आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार उन्होंने विद्यालय की कल्पना किस आधार पर की है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। हम इसका उनकी जो विद्यालय के बारे में सोच थी कि विद्यालय कैसा होना चाहिए या बालक को किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, वो एक कहना चाहिए कि एक निश्चित ढांचे में, या वो कहा जाए कि वर्तमान में जो विद्यालय भवन बने हुए होते हैं, इस तरह के भवनों के अंदर सीमित दायरे के अंदर बैठाकर बालक को शिक्षा देने के पक्षधर कतई नहीं थे। वे ये पसंद करते थे कि विद्यार्थियों को सीखने के अवसर खुले वातावरण में मिलने चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1901 के अंदर कलकत्ता में शांति निकेतन विश्व भारती की स्थापना की है। हम उनके विद्यालय की कल्पना कैसी थी या विद्यालय वो कैसे विद्यालय की कल्पना वो करते थे, वो इसी शांति निकेतन के परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने कहा था कि शांत एवं खुले वातावरण में विद्यालय होना चाहिए, अर्थात कि विद्यालय शहर के भीड़ भाड़ भरे वातावरण, शोरगुल और भीड़ भाड़ भरे वातावरण से दूर शांत वातावरण के अंतर्गत प्रकृति की गोद के अंदर विद्यालय स्थापित होना चाहिए। उसके अंदर बालक को एक निश्चित भवन, जिसको हम कहते हैं, और एक कक्ष का दायरा जो है सिर्फ उसी के अंदर उसे सीमित नहीं रखना चाहिए। बालक की कक्षाएं खुले हुए वृक्षों के नीचे लगाई जानी चाहिए, अर्थात कि वो किसी भी भवन के निर्माण में विश्वास करते ही नहीं थे। एक तरह से उनकी बात को अगर समझने की कोशिश करें तो वो यही है उनके अनुसार कि खुले हुए वृक्ष के नीचे बालक एकदम खुले वातावरण के अंदर शिक्षा अर्जित करें, इसीलिए कक्षाएं जो हैं वो वृक्षों के नीचे ही लगाई जानी चाहिए। फिर है स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। बालक को केवल ज्ञान, मतलब जो तथ्य है वो समझा दिया जाए, फिर उसको सीखने के लिए बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि उस चीज़ को वो किस तरह से अपने स्तर पर कैसे समझता है और किस तरह से उसकी अपनी गति के अनुसार उसे सीखने के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए स्वतंत्र रूप से मतलब जो है वो सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। विद्यालय को भी उन्होंने विभिन्न स्तरों के अनुकूल जो है भवनों के निर्माण की बात करें या कैंपस जिसकी हम बात करते हैं कि जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसके विभाजित होने चाहिए। जैसे वर्तमान में होता है कि नर्सरी कक्षा से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाएं एक ही भवन के अंदर लगाई जाती, अलग अलग कक्षों के अंदर। ऐसा वो कतई नहीं। उनकी जो कल्पना थी वो अगर हम शांति निकेतन विद्यालय की ढांचे के आधार पर समझना चाहें तो वो किस तरह के विद्यालय को पसंद करते थे, तो उसमें सबसे पहला है पाठ भवन, जिसमें कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की जो कक्षाएं हैं, प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं का जहाँ पर को लगाया जाता था, या यहाँ पर पाठ भवन के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की कक्षाएं लगाई जाती थी। उसके बाद में शिक्षा भवन, जिसमें कि महाविद्यालय की स्थापना की जाती थी, अर्थात कि उनका ये कहना था कि बालक को एक ही उसमें सीखने के अवसर के दृष्टिकोण से शिक्षा भवन जिसमें महाविद्यालय था, फिर विद्या भवन जिसमें अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, विनय भवन जिसमें कि शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, कला भवन जिसमें ललित कला और नाट्य कला आदि का शिक्षण कार्य होता था, सीखने के अवसर प्राप्त होते थे। श्री निकेतन जिसमें ग्रामोत्थान के लिए या समाज सेवा के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण मिलता था। फिर शिल्प भवन जिसमें कि कुटीर उद्योगों की जानकारी बालक को दी जाती थी। संगीत भवन जिसमें संगीत, नृत्य, वादन, गायन का प्रशिक्षण बालक को मिलता था। हिंदी जो कि मातृभाषा, उसका प्रशिक्षण के लिए हिंदी भवन। और चीनी जिसमें कि भारत और चीन की सभ्यताओं के, क्योंकि उस समय चीनी यात्रियों का भारत में आना उनके अनुसार भारत और चीन की सभ्यताओं के बीच एक ये कहा जाए कि संस्कृतियों के अध्ययन के जो अवसर थे वो इसके माध्यम से प्राप्त होते। अर्थात कि अगर हम इस ढांचे के आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर की विद्यालय की कल्पना को समझें तो वो बालक को सर्वांगीण विकास के लिए
हम इन 3 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ये उच्च शिक्षा से आधारित है। लेकिन पाठ भवन और उसके बाद में कला भवन, श्री निकेतन शिल्प भवन, ये बालक को जिसको हम आज वर्तमान में पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहते हैं, इनके प्रशिक्षण के लिए बालक को पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी कि बालक को अपनी स्वतंत्र गति से सीखने के और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखने के समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अर्थात विद्यालय में जो व्यवस्था हो वो इस तरह की हो जिसमें कि बालक स्वतंत्र रूप से सीखने के सभी अवसर उसे उपलब्ध हो सकें। यानी कि ये वे संसाधन हैं जो बालक को स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। विश्व भारती के उद्देश्य क्या है? क्योंकि विश्व भारती की जब इन्होंने स्थापना की टैगोर ने, तो उन्होंने एक निश्चित उद्देश्य थी। यही बात है कि विद्यालय की स्थापना के कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। तो वो उद्देश्य कौन से होते हैं? विद्यालय की स्थापना के भारतीय दर्शन और संस्कृति के अनुसार उस विद्यालय की स्थापना हो। यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार, भारत विचारधारा के अनुसार विद्यालय कैसा हो, एक आदर्श मूल्यों के ऊपर स्थापित विद्यालय होना चाहिए। अर्थात ऐसे ही विद्यालयों की स्थापना हो और उसके अंदर भारतीय संस्कृति का पालन होता हो। ऐसे विद्यालयों का उद्देश्य, यानी कि बालकों को भारतीय दर्शन और संस्कृति का जहाँ पे सही ज्ञान हो सके, इस तरह के विद्यालय स्थापित होने चाहिए। दूसरा जो उनका उद्देश्य था वो प्राचीन संस्कृतियों में समन्वय, यानी कि प्राचीन जितनी संस्कृतियाँ थीं उनके समन्वय को समझना और वर्तमान के आधार पर प्राचीन और वर्तमान के बीच में समन्वय स्थापित करने की क्षमताओं का प्रशिक्षण बालक को प्राप्त हो, ऐसे विद्यालय होने चाहिए। तो तीसरा है इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य पाश्चात्य विचारधाराओं से समन्वय, क्योंकि अब जो विश्व है वो छोटा नहीं रहा है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो टैगोर की जो विद्यालय की कल्पना है वो इस समय एकदम सटीक बैठती है कि हम केवल एक भारतीय सीमाओं में अपने आप को सीमित नहीं रख सकते हैं। अब हमारी सीमाएं संपूर्ण वैश्विक स्तर पर फैल चुकी हैं, या सार्वभौमिक स्तर पर हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में सार्वभौमिकता का को देखने को मिलता है। तो ऐसे में पाश्चात्य विचारधाराओं का समन्वय होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बालक केवल भारत में ही नहीं रहता है, उनको बाहर भी कई बालक बाहर जाके शिक्षा अर्जित करते हैं, नौकरी करते हैं, या हमें व्यवसाय की दृष्टिकोण से दूसरे देशों के साथ में तालमेल करना होता। तो ऐसे में पाश्चात्य संस्कृतियों के विचारों के साथ यदि हम तालमेल नहीं करते हैं तो विकास की जो गति है धीमी हो जाती है। इसीलिए पाश्चात्य विचारधाराओं का समन्वय कैसे, उनसे किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जा सकता है, विद्यालयों का स्थापना का उद्देश्य ये भी होना चाहिए। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। यानी कि मैं भारतीय हूँ ये ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अन्य राष्ट्र हैं, वो क्या हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका भी आदर सम्मान करने की भावना का विकास होगा। तभी उनकी सभ्यता और संस्कृति को समझेगा, तभी वो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विश्वास कर विकास कर सकेगा और अन्य सभ्यता और संस्कृतियों पर विश्वास कर सकेगा। तो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के उद्देश्य से विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। फिर विश्व शांति की स्थापना, क्योंकि विश्व शांति होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा जो 2 विश्व युद्ध जो हम पूरा विश्व झेल चुका है उसके जो दुष्परिणाम थे वो दुष्परिणाम जिसका कि आज भी प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसी दुष्परिणामों से दोबारा हमें रूबरू न होना पड़े, इसके लिए विद्यालयों की जो स्थापना की जाती है वो इस तरह से की जाए कि बालकों को विश्व शांति का पाठ पढ़ाया जा सके। अंतिम में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें सभ्यता है, उसमें संस्कृति है, उसमें धर्म है, पाश्चात्य सभ्यताओं की जानकारी है, इतिहास है, विज्ञान है, आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन सीखने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से जहाँ कहते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलता है, पाश्चात्य धाराओं से विचारधाराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है, या उन्हें समझने का अवसर मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, फिर विश्व शांति की भावना का विकास होता है। इसीलिए इन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो ज्ञान है वो बालक को प्रदान किए जा सके, ऐसे विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए।
टैगोर के अनुसार जो एक विद्यालय है जिसमें बालक का, ऐसे विद्यालय हों जिनमें कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, केवल बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि अन्य समस्त क्षेत्रों का जितना भी है उसका विकास संभव हो सके। अपनी बात को समाप्त करने से पहले वैश्विक महामारी के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए, मुंह पर मास्क लगा कर निकलिए, घर से बाहर जब भी निकलते हैं समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए साबुन से, और किसी से भी बातचीत करते समय 6 फीट की दूरी को बनाए रखिए। धन्यवाद।